हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग अपने डीपीएसपी के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने जो एक क्लासिफिकेशन थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की, जो कि आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कर रखी है क्लासिफिकेशन, ये सिर्फ डीपीएसपी के नेचर को देखते हुए क्लासिफिकेशन हो जाती है। 3 कैटेगरी उसकी बन जाती हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बना देते हैं: सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नए डीपीएसपीस की। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से थे? डीपीएसपी शुरू से थी? फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 का, कौन लेकर आया था इसे? भाई ये लेडी जाएगी नहीं कोर्स से कभी भी, कसम से बता रहा हूँ मैं। ये और तो कोई प्रधानमंत्री दिखते ही नहीं हमें, ठीक है, हर चैप्टर में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इसने 4 नए डीपीएसपी जो है ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ऐड करे थे। नंबर 1, आर्टिकल 39, बच्चों की हेल्थी डेवलपमेंट हो, सुनिश्चित हो, उसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत हो सकती है। जैसे हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ना, कोक से ही शुरू कर दो, वॉर्म से ही शुरू कर दो, माँ के पेट से। कैसे? अच्छा न्यूट्रिशन देना प्रेगनेंसी के टाइम पर। और आपको पता होगा बहुत सारी जगह पर, मयूर आप तो इसके बारे में भली बात ही जानते होंगे, एक आयरन रिच गोलियां दी जाती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, और जब उनके बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको भी दी जाती है, ताकि किसी भी प्रकार का कुपोषण ना हो, राइट, ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले। क्योंकि जो बीपीएल फैमिलीज होती हैं, श्री हम जानते हैं, वो अच्छा तो खा नहीं पाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर जितना ध्यान रखना चाहिए उतना तो है नहीं, उनको तो कोई रेस्ट है नहीं, वो डिलीवरी के 1 दिन पहले तक काम कर रही होती है कंस्ट्रक्शन साइट पर या कहीं ना कहीं, है ना। अब बच्चे उसके चक्कर में ऐसे कुपोषित नहीं होने चाहिए, तो जितना हो सके उनके मील में, डाइट में, और आगे चलकर जब कोई मिड डे मील स्कीम वगैरह में भी जैसे एनरोलमेंट होती है सरकारी स्कूलों में, तो उधर भी ओवर न्यूट्रिशियस फूड जो है और बहुत ही ज़्यादा क्लीन मैनर के अंदर, हमने पढ़ा भी था, इसको बताया भी था मैंने आपको, वो ऐसा बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 39 का ही एक एक्सटेंशन है, आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड पुअर को प्रोवाइड करना। ये हालांकि हमने लिस्ट में देखा था, लेकिन ये याद रखना हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर। नए डीपीएसपी जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू श्रीमती इंदिरा गांधी जी इनको लेकर आई थी। बच्चों की हेल्थी डेवलपमेंट सुनिश्चित करना, गरीबों को इक्वल जस्टिस देना, इक्वल न्याय देना, फ्री लीगल एड यानी वकीलों का, कानून का जो ज्ञान है वो उनको देना। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A, और कैसे ना कैसे करके जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको इम्प्रूव करना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना, ठीक है। जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने किसको टक्कर दी? कौन सी प्रोविजंस को नल एंड वॉइड कर दिया था इस अमेंडमेंट एक्ट ने? कौन लेकर आया था 44th को? जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय श्री मोरारजी देसाई जी, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, इसने एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड करा था, जिसमें बोला गया था स्टेट को, नेशन स्टेट को ये प्रयास करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसका दायित्व बनता है, दैट इन इक्वालिटीज़ को, असमानताओं को मिनिमाइज करना इन टर्म्स ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। आर्टिकल 38 जो 86 अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, उसने जो सब्जेक्ट मैटर था आर्टिकल 45 का, इसको चेंज करा और ये बोला कि एलिमेंट्री एजुकेशन अब सिर्फ एक डीपीएसपी नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है, ये एक मौलिक अधिकार है, इसको डाला गया अंडर आर्टिकल 21A। ये जो अमेंडेड डायरेक्टिव था, इसने बोला कि यह स्टेट की, नेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट दे नीड टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। उसके बाद 97th अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 का आता है, उसने एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो था वो ऐड करा, जिसमें बोल रखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और आपको पता है ये भी बाद में फंडामेंटल राइट बन गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना आपका क्या फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल, ठीक है। इट रिक्वायर्ड द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, आर्टिकल 43B के अंदर ये बोल रखा है। ये वाली बातें कोई नई बातें तो है नहीं, ये तो हम चैप्टर 2 और 3 से डिस्कस कर रहे हैं लगातार, ठीक है। आई नो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये वाला जो पेज है टॉपिक है, फैक्चुअल टॉपिक है। अब आर्टिकल्स में मैं कुछ ऐसा आपको बोल तो सकता नहीं, लेकिन अगर आपने प्रीवियस अभी तक
इस लेक्चर पे पहुंचने से पहले प्रीवियस लेक्चर का ये सारे आपने याद कर लिया था एक मॉरल अकाउंटेबिलिटी के तौर पर कि ये कंप्लीट हो गया था हमारा, तो आपको याद कर लेना चाहिए था, तो आपको फिर कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अब इस चैप्टर में आपके लिए कुछ रह नहीं गया है, वो सिर्फ बैठने वाली बात है, एक ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, बाकी इस चैप्टर में कोई दम आपके लिए नहीं रह गई है, थोड़ी बहुत एनालिसिस मिलेगी तो मिलेगी। अब व्हाट इज द सैंक्शन बिहाइंड डीपीएसपी? यार फंडामेंटल राइट के पीछे सैंक्शन ये होती है कि कोई पर्सन दूसरे लोगों के मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को ब्रीच करे। जो पर्सन विक्टिम है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, एंड कोर्ट जो है जुडिशरी जो इसको राइट्स को रिस्टोर करवाएगा। अब डीपीएसपी के पीछे क्या सैंक्शन है, इसकी कितनी दम है? जैसा कि हम अभी तक ये जानते हैं लेक्चर्स के अंदर, बोथ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी आर, अगर ये ब्रीच हो जाए तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं क्या? नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दे आर नॉन जस्टिशिएबल। सर बी एन राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इन्होंने रिकमेंड करा कि एक इंडिविजुअल के जो राइट होते हैं उसको हमें दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। एक ऐसे राइट जिनका उल्लंघन हो तो पर्सन डायरेक्टली कोर्ट जा सके, एक ऐसे राइट जिनका वो इंडिविजुअल के लिए तो नहीं हो लेकिन वो सरकार के दायित्व हो या किसी भी अथॉरिटी के दायित्व हो, अगर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहे तो इंडिविजुअल ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट करने उनके लिए कोर्ट चला जाए। ये एक्सेप्ट करा था ड्राफ्टिंग कमेटी ने। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऐसे नहीं बोला करो यार। सच्चाई के रखवाले थे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसली फंडामेंटल राइट जो कि विच आर, हाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का आंसर है, कहीं बच्चे यूट्यूब से देखकर नोट्स बनाने लग जाए, सच्चाई के रखवाले, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हु हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वेरी गुड, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसली जो फंडामेंटल राइट्स हैं विच आर जस्टिशिएबल इन नेचर, ये इनकॉर्पोरेट करे गए पार्ट 3 के अंदर। डीपीएसपी जो कि नॉन जस्टिशिएबल है इसको डाला गया पार्ट 4 के अंदर। ये तो हम जानते हैं, इससे बोल सैंक्शन बता सैंक्शन, ये फालतू की बातें दोबारा बार बार मत कर, किसके पीछे क्या दम क्या है। जो डीपीएसपीज हैं वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, और 100 बार बकले। कॉन्स्टिट्यूशन ने, हालांकि डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने, जैसे आर्टिकल अगर आप 37 को देखो, ये चीज़ क्लियर बोलती है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कंट्री की गवर्नेंस के अंदर फंडामेंटल है। क्योंकि इस बुक को कौन उठाता है रूल बनाने से पहले, लॉज बनाने से पहले? सरकार। सरकार अगर इनके दायरे के बाहर काम करे तो कोर्ट क्या कर देगा? सबको कर देगा क्या? अगर किसी डीपीएसपी को इफेक्ट देने के लिए अगर सरकार कोई कानून लेकर आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था अपनी जजमेंट में? अनटिल अनलेस वो बेसिक स्टैंडर्ड को वायलेट ना करे तो हम उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं पड़ने देंगे, ठीक है। ये एक प्रकार से स्टेट के ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन पैदा करते हैं कि जब स्टेट को कोई भी लॉ जो है वो एनफोर्समेंट में लाना है, ठीक है, सब कुछ करना है, रियल फोर्स बेसिकली स्टेट को, सरकार को पता होना चाहिए कि इसके पीछे पॉलिटिकल है, जैसे पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है। तो अलाती कृष्ण स्वामी अय्यर उन्होंने ये बोला था, नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कि डीपीएसपी की बातें ऐसी भी नहीं है कि आप उसको ऊपर ऊपर से देख लो, उसको बहुत अच्छी तरीके से इन्फोर्स करना है। बस सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल रखा था, डीपीएसपी को लागू करने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए, इसमें क्या मैं फंडामेंटल राइट्स की सिग्निफिकेंस को गिरा सकता हूं, जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने करा था? बिल्कुल नहीं। इनके बीच में क्या होना चाहिए? पीसफुल को एग्जिस्टेंस, है ना। सिमिलरली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो गवर्नमेंट, जो सरकार हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत जो इस चीज पे रेस करती है ऑन अ पॉपुलर वोट। व्हाट डू मीन बाय पॉपुलर वोट? यानी कि किसका सपोर्ट? लोगों का सपोर्ट। वो डीपीएसपी को इग्नोर नहीं कर सकती बल शेपिंग इट्स पॉलिसी। अगर कोई भी गवर्नमेंट इसको इग्नोर करे, इट विल सर्टेनली हैव टू आंसर दैट बिफोर द इलेक्टोरेट। जनता के सामने उसका आपको इलेक्शन के टाइम पर आंसर देना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में ये वाली बात चली थी। श्रीकांत, हमें ये जो नंबर दे रखे होते हैं ना, जैसे आपकी बुक में भी दे रखे होंगे, इनको पीछे आके फटाफट से देख लिया करो कि बैक में क्या दे रखा है, ठीक है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में काम आ जाते हैं और मैं हर लेक्चर में बताता रहता हूँ क्या काम किया क्या नहीं। अब जैसे ये दे रखा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स, ये तो किसी बुक का वॉल्यूम है, इससे हमें क्या लेना देना।
ठीक है। अब जैसे ये 10th पॉइंट था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था कि 10th पॉइंट ये बोल रहा था कि दिस डायरेक्टिव वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो इसको लाके वहीं पर लिख लो यहाँ पर आगे, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेमर्स थे, भारत के संविधान के जो निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नॉन जस्टिसेबल और लीगली नॉन इन्फोर्सेबल बनाया, बिकॉज देश में उस टाइम पर इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं था कि अगर कोई चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। डीपीएसपी में तो एक प्रकार की वो बोल रखे ना कि इंडिया को वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जा सकता है। अब इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए इतने सारे एंगल्स, इतने सारे डायमेंशन है, कोई उनको फॉलो ना करे, बंदे तो कोर्ट ही बैठे रहेंगे। रोड पे चलते हुए राह चलते इंसान से पूछो कहाँ जा रहे, कोर्ट जा रहे हैं, क्यों? सरकार ने डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं करा। ये सिचुएशन हो जाती। अब देश के पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इतना टाइम और होना भी तो चाहिए माथापच्ची करने के लिए। उसके बाद इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी और बैकवर्डनेस है हमारी कंट्री के अंदर, तो बेसिकली दे वुड स्टैंड इन द वे ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। हम अगर डीपीएसपी को फिर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, अगर, और चलो इम्प्लीमेंट तो हो जाते हैं, अगर इसको हम लोग जस्टिसेबल और वो बनाएंगे, तो ये बैकवर्डनेस और डाइवर्सिटी कभी मिट ही नहीं पाएगी। हर एक बंदा, वही वाली बात है ना, फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है, बंदा कोर्ट ही पहुंचता रहेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कभी भी वर्कर को कोई लगा वो कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है। और इतने सारे सारे के सारे जो डीपीएसपी वो भी एक प्रकार से मैच करते हैं। शायद आपने टोन तो देखी ली होगी अभी तक, वो भी फंडामेंटल ड्यूटी की तरह ही है, वो जो मैच करते हैं। अब सरकार को ज़्यादा अच्छे से पता है कि कौन, ठीक है भाई, हिंदुस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, लेकिन अब रुक कर बनाना एकदम से नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कल सुबह हो और शैली सुबह उठते ही हरनीत यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सरकार इंप्लीमेंट कर दे, क्या होगा श्रेया बताओ? है ना, देश का माहौल बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा? पता चला यूसीसी को इंप्लीमेंट करने के चक्कर में हम यूसीसी पढ़कर बैठे हुए श्रेया, 2026 तक यूपीएससी नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, जब ये देश आज़ाद हुआ था हमारा, विद इट्स मैनी प्री ऑक्यूपेशंस, वो इस चीज़ के नीचे के पैरों तले दब सकता था, इस बर्डन के अंदर, until and unless it was free to decide कि किस टाइम पर, किस जगह पर हमें इन सारे डीपीएसपी को फुलफिल करना है। थर्ड पॉइंट बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को, यूसीसी को। अभी इंडिया इसके लिए रेडी है क्या? नहीं ना, अभी नहीं है यार। अभी कहाँ से? शायद क्या टेस्ट करके देखना चाह रहे हो? अभी नहीं। कोडिफिकेशन ऑफ रिलीजियस लॉज इतना आसान नहीं है, ये पता से इसके टेस्ट करने के चक्कर में मेरी इतने जो गर्दन गले फाड़े मैंने इतने महीनों के, सब बेकार। श्रेया को पूछ रहा हूँ, श्रेया कहाँ है? श्रेया अबू धाबी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है देयरफॉर टेकिंग अ प्रैग्मेटिक व्यू। प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक एंड बोल्ड व्यू। इन्होंने फ्यूचरिस्टिक व्यू लिया क्या नहीं लिया? यूसीसी को अर्पित डाल दिया गया है एक प्लेस बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इम्प्लीमेंट बाद में करवाया जाएगा, है ना। आप में से जो लोग लेक्चर में रेगुलर नहीं आते हैं, तो उन गवारों को शायद से नहीं पता होगा कि यूसीसी क्या होता है, तो कृपया लेक्चर में डेली आएँ और अपनी हरामखोरी थोड़ी सी बंद करें, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर देयरफॉर टेकिंग अ प्रैग्मेटिक व्यू, वो बेसिकली दे रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग टीथ टू दिस प्रिंसिपल। व्हाट डू यू मीन बाय गिविंग टीथ? दांत लगा देना, क्या मसूड़े लगा देना है श्रीकांत? डेंटिस्ट के पास जाकर दांत लगवा देना? पावर देना बेसिकली, इनको एनफोर्समेंट में लाने के लिए कुछ एक बोल्ड स्टेप लेना। इन्होंने प्रैग्मेटिक व्यू तो लिया, लेकिन गिविंग टीथ का मतलब क्या कि यूसीसी का एक चैप्टर एक जगह सिक्योर कर दी, इंप्लीमेंट नहीं करा बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने देखा कि वक्त और हालात जैसे ही हिंदुस्तान के बदलेंगे, उस जमाने में कुछ ऑडिटर्स होंगे, हिंदुस्तान के सामने ग्लोबल रियलिटीज़ की कुछ और चैलेंजेस होंगे, उसको देखते हुए सब कुछ मोड़ हो जाएगा। तो दे बिलीव दैट मोर इन एन अवेकन पब्लिक ओपिनियन, कि जब जनता जागरूक होगी वो अपने आप ही इन सबको अपना लेगी। और ये चीज़ें कोर्ट के अंदर सॉल्व नहीं हो सकती ना, क्योंकि अल्टीमेट इनके पीछे जो सैंक्शन है वो लोगों की मंजूरी है, लोग सेटिस्फाई उससे होने चाहिए, लोगों के अंदर एक फुलफिलमेंट की भावना आनी चाहिए। यह लक्ष्मीकांत ने चोरी करा है श्रेया, एमपी जैन की बुक से, ठीक है, पेज 595। मुझे पढ़ के बता देना क्या लिखा था यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्रिटिसिज्म की, डीपीएसपी को किस किस पॉइंट पे क्रिटिसाइज करा जा सकता है। डीपीएसपी जो है
वो क्रिटिसाइज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कुछ मेंबर्स ने क्रिटिसाइज करा था। श्रीकांत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स बेसिकली वो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे जो उस टाइम पर, ठीक है, दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक। किस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली रेडी हो जाता है बनकर? एनीवन? जनवरी? अबे डेट बताओ सही, एक बोलो। हाँ बकलोली नहीं, 26 नवंबर 1949। इम्प्लीमेंट कब से होता है? यस, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म क्या है? नंबर 1, नो लीगल फोर्स। जो ये डायरेक्टिव्स हैं डीपीएसपीज, इनको क्रिटिसाइज करा गया है क्योंकि इनका जो नेचर है वो नॉन जस्टिसेबल है। कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी, आप कह रहे हो, भले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था लेकिन असेंबली के मेंबर्स के बीच में जब डिबेट चल रही थी तो शैली उनको इतना तो समझ में आ गया था कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। भाई गांधी उस टाइम पर कितना बड़ा नाम थे, एटलीस्ट इन प्रिंसिपल्स को तो जस्टिसेबल बनाओ, है ना, एटलीस्ट इसको ही बना दो। एसटी एससी के इंटरेस्ट को प्रमोट करना, वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रमोट करना, सोशल इंजस्टिस जिनके खिलाफ होती है, एक्सप्लॉयटेशन जिनके खिलाफ होती है ना। अब ये सारी जितनी चीज़ें थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स बोलते हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज करा कि इनका नेचर नॉन जस्टिसेबल है। केटी शाह जी ने इसको डब करा था एज इट वॉज अ पायस सुपरफ्लूटिस। मतलब बढ़ चढ़ के दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन खोखला है अंदर से। एंड कंपेयर देम विद अ चेक ऑन अ बैंक विच इज पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट। ये टॉन्ट है कुल मिलाकर, आपको लिखने नहीं है ना कभी कोट करना है अगर, क्योंकि अगर आप कोट और इन सब पे अगर आ गए ना आपका पेपर छूट जाएगा, ना पीएसआईआर में ना जीएस पेपर 2 में, जो क्योंकि बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं खुद आपको एक हिंट देकर बता देता हूँ इंपॉर्टेंस को। मेरी एक लाइन होती है कि टैटू करवा लो उसका शरीर पे, ठीक है। ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स के अंदर कहा गया था, उनका एक कहने का तरीका है। अच्छा याद है ये जो इस प्रकार की लैंग्वेज होती है, जैसे शुरू के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, मयूर याद होगा, कि इसको बोला जाता है कि पूरे का पूरा जजेस की लैंग्वेज है, लॉयर्स की लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन को जो क्रिटिसाइज करा जाता है उसके टेक्स्ट को, है ना। अब ये आम जनता की उसमें समझ में आ सकती है कि श्रीकांत ये बातें जो नॉर्मल जनता है, इट इज अ चेक ऑन अ बैंक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्स ऑफ द बैंक गवर्नमेंट, कोई सेंस इस बात की? नॉनसेंस केटी शाह। इसको भी डाल दो श्रेया स्टिकी नोट्स में, सच्चाई का रखवाला पार्ट 2। उसके बाद नसरुद्दीन, ही कंटेंटेड दैट दीज प्रिंसिपल्स आर नो बेटर देन द न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। अरे वाह, ये तो बात बहुत अच्छी है। 1 तारीख को जो हम बनाते हैं, इस साल तो चीट फाड़ देना है, यूपीएससी रैंक 1.1, ठीक है, सारी चीज़ें। जनवरी पहले तो लोगों का फरवरी तक कंटिन्यू रहता था, तो जनवरी 1 तारीख निकली, 2 से दोबारा वो आराम करी शुरू। बंदे ने रेजोल्यूशन लिया भाई, सिगरेट विगरेट सब दूर। अगले दिन 2 तारीख को श्रेय रात ही 12 बजे का छल्ले बन रहे हैं लोगों के, ठीक है। विच आर ब्रोकन ऑन द 2nd of January, वही वाली बात है। इवन एज टी कृष्णमाचारी, ही डिस्क्राइब डायरेक्टिव्स एज अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटीमेंट। सिर्फ भावनाओं से भरा हुआ एक कचड़े का डब्बा है और कुछ नहीं है, जिसका कुछ नहीं करा जा सकता, वो सड़ रहा है। केसी वेरे कॉल्ड देम एज अ मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन। एक चिट्ठा है जिसमें आपने अपनी सारे चीज़ें लिख रखी हैं दीवारों पे, जो लिख देते हो आप, यूपीएससी इस बार ज़रूर होगा, ठीक है, घंटा होगा। एंड ही ओपाइंड दैट दे सर्व एज अ मेयर moral homily and Sir Ivor Jennings thought that they are only a pious aspiration। कुल मिलाकर बेसिकली ये कहना चाहते थे, ये सिर्फ डीपीएससी के पीछे लाइट स्टैंडर्ड फोर्स है। लाइट स्टैंडर्ड मतलब कहने का मतलब है वीक स्टैंडर्ड फोर्स है इसके पीछे, और उसके पीछे इकलौता रीजन यही है, नॉन जस्टिसेबल नेचर ऑफ डीपीएसपीज। पहला पॉइंट समझ में आया? मैंने अगेन बता दिया, कंफ्यूज मत होना, कोई कोट वोट नहीं करना मैं किसी को। करना चाहो तो 1-2 का फिर आपको प्रॉपर फिर याद करना पड़ेगा, ये भी मैं बता दूं। सही लिखने के मार्क्स मिले ना मिले, लेकिन गलत लिखने की, गलत कोटेशन डालने के मार्क्स कट जाएंगे, ये बता दूं मैं पहले। आपको हर एक पेपर के अंदर उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होकर लिखना पड़ता है। जीएस पेपर 2 के अंदर यू शुड बी अ डिप्लोमेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। जीएस पेपर 3 के अंदर आपको एक किसान होना चाहिए जिसको ज्ञान हो, पढ़ा लिखा किसान, ठीक है। आपको इंटरनल सिक्योरिटी का एक्सपर्ट होना चाहिए कि आप कसाब को पकड़ सको।
उसके बाद आपको एक इकोनॉमिस्ट होना चाहिए आरबीआई के गवर्नर की तरह। जीएस पेपर 4 के अंदर हाँ आपकी जो एथिकल क्वालिटीज़ है वो जितनी ज़्यादा होंगी तो उतने ज़्यादा नंबर आपके कटेंगे। वहाँ पर आपको शरीफ वाला कमीना होकर आंसर लिखने हैं कि मन के अंदर बहुत कुछ है कहने को, लेकिन नहीं, अपने आप को कंट्रोल कर लेना। कोई बात नहीं, एक बार लवाजमा तक पहुँच जाए फिर दिखाएंगे अपनी हरकतें। इलॉजिकली अरेंज्ड, क्रिटिक्स का ये भी बोलना है कि डायरेक्टिव्स आर नॉट अरेंज इन अ लॉजिकल मैनर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट फिलोसफी। कुछ भी कोई भी डायरेक्टिव कुछ भी बात करे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू एन श्रीनिवासन, डायरेक्टिव्स जो है प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई नहीं है और ये लॉजिकल तरीके से अरेंज नहीं है। जो डीपीएसपी की पूरी जो डिक्लेरेशन है पार्ट 4 के अंदर, वो अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज को सबसे ज़्यादा वाइटल इकोनॉमिक और सोशल क्वेश्चन के साथ उसने मर्ज कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ये इनकॉन्ग्रुअसली कंबाइन इस प्रकार से करे गए हैं कि जो ओल्ड प्रोविजन है, जो मॉडर्न साइंटिफिक टेम्परामेंट है, रीजन, साइंस, इन सब के साथ वो मिक्स हो जाता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ना ही ये मतलब आधुनिक भारत को दर्शाता है, ना ही ये प्राचीन भारत को दर्शाता है, सब मिक्स है। और आइवर जेनिंग्स का ये कहना था, ही टू पॉइंटेड आउट दैट दीज प्रिंसिपल्स हैव नो कंसिस्टेंट फिलोसफी। मुझे एक बात बताओ, ये जो हम क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, मजे आ रहे हैं इसको पढ़ने में? बिल्कुल नहीं आ रहे ना। ये ऐसा नहीं लग रहा जानबूझ के बस किसी की बेइज्जती करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपोजिशन को कुछ बोलना है तो बस बोलना ही है उनको। ये कोई सेंस है कि नो लीगल फोर्स, इलॉजिकली अरेंज वगैरह, ये क्या बात हुई? उसके बाद कंजर्वेटिव, अकॉर्डिंग टू सर आइवर जेनिंग्स, डायरेक्टिव्स जो हैं दे आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लैंड। उनका ये कहना था कि एक बेसिकली बुक थी घोस्ट ऑफ सिडनी वेब एंड बेट्रिस वेब, यहाँ पर उसके पेजेस से मिलता जुलता है कि जैसे चोरी कर लिया, अगेन बॉरोड एंड पैचवर्क का एक और ब्लेम लग रहा है, यहाँ पर एक और टॉन्ट आ रहा है कि चोरी करा हुआ कुछ टेक्स्ट है। पार्ट 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो बेसिकली एक्सप्रेस करता है एक फेबियन सोशलिज्म को, जिसमें सरकार का दायित्व बेसिकली सिर्फ देश की इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस को कंट्रोल करने का नहीं रह जाता। सरकार को यहाँ पर बेसिकली खुद ही नहीं पता, सरकार डायरेक्शन लेस है, ठीक है। उनका ये ओपिनियन था, किसका? सर आइवर जेनिंग्स का, कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये इंडिया के अंदर सूटेबल हैं इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। क्वेश्चन वेदर दे आर सूटेबल फॉर द 21st सेंचुरी, ये होगा कि नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड ये चीज़ें नहीं है ये। सर आइवर जेनिंग्स की कुछ बातें हैं, छोड़ो। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट, के संताराम ने पॉइंट आउट करा कि जो डायरेक्टिव्स हैं इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट हो सकता है सेंटर और स्टेट के बीच में, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में। अकॉर्डिंग टू के संताराम, सेंटर जो है वो डायरेक्शन देगा स्टेट को कि तुमने इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करा। सिमिलरली इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देगा अंडर आर्टिकल 356 एंड 365, ठीक है। मैंने बताया था ना इसको उल्टा कर तो साथ में यूज होता है, डोंट वरी, अभी आपको इमरजेंसी वाला जो चैप्टर में करवाऊंगा सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर गेट्स अ बिल, वेन प्राइम मिनिस्टर गेट्स अ बिल जो कि वॉलेट करता है डीपीएसपी को, और अगर उसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर देगा ऑन द ग्राउंड की जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड मिनिस्ट्री हैज नो राइट टू वॉलेट देम। और ये सेम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट जो है वो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि ये तो एक रूल बुक है ना जिससे सरकार को वो देखकर बनाने। लेकिन एक बात बताओ, अभी चलो एक बार पढ़ लेते हैं कन्फ्लिक्ट को, फिर इसको डिफेंड करेंगे, हो गया ना, ठीक है। अब एक एक करके इसको डिफेंड करते हैं जरा। नो लीगल फोर्स, यार जैसा कि हमने फंडामेंटल ड्यूटी के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसेबल है, शरिया याद है ना मयूर? लेकिन उसके कुछ प्रोविजन को लाने के लिए सरकार अलग से कानून लेकर आई तो है कि जो ड्यूटीज लोगों को रियलाइज नहीं हो रही, लेकिन औरतों की जैसे उसमें था कि डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेशनल मॉन्यूमेंट्स के अंदर जाओ तो दिल बनाकर राजू लफ्सरानी लिखकर ना हो, इन सब के लिए है तो प्रोविजन, पेनल्टी का प्रावधान है। तो अब देख लो यहाँ पर जैसे स्त्री को देख लो, कोई ऐसी चीज दिखाता हूँ जिसके बारे में आप फैमिलियर हो। ये देख लो, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, इसी लाइन को पकड़ लो, सिर्फ आगे जाओ ही मत, और सेल्फ गवर्नमेंट की बातें कर लो। यार पूरा का पूरा एक अमेंडमेंट एक्ट आया है हमारे देश में बाद में, 73rd, ये है रूरल लोकल बॉडीज, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो मैं, उस पर भी आ रहा हूँ। और 74th अमेंडमेंट एक्ट, अर्बन लोकल बॉडीज, जैसे दिल्ली में मैंने बताया था ना एमसीडी होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली,
वो भी तो लोकल गवर्नमेंट है दिल्ली की, है ना। ये शहरों के लिए होती है अर्बन लोकल बॉडीज 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और 73rd रूरल लोकल बॉडीज। अब एक बात बताओ, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है डीपीएसपी, दे आर नॉन जस्टिसेबल। टाइम पे इलेक्शन नहीं होते, हड़कम नहीं बसता, फंड नहीं मिलता पंचायतों को। ये पंचायतें जो हैं डिसेंट्रलाइज पावर का सबसे बड़ा सिंबल नहीं है हमारे देश के अंदर। उसके बाद ये देख लो, डीपीएसपी में लिखा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये करना वो करना मैनेज करना। आज के टाइम में फंडामेंटल राइट नहीं है क्या 97 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। उसके बाद ये भी डीपीएसपी में लिखा हुआ था, एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो एसटी एससी का इनको प्रमोट करना, यानी कि नॉन जस्टिसेबल है। क्यों? कोटा सिस्टम और ये सब आ नहीं रखा है सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के बाद। कोई भी कॉलेज वगैरह जहां पर कोटा का प्रावधान हो, ये मना कर सकते हैं कि हम इतनी सीटें फुलफिल नहीं कर रहे एससी एससी ओबीसी की। सोशल इंजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन के लिए आज के टाइम में किसी ऐसे वीकर सेक्शन को या जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करता हो, सिर्फ मुंह से एक वर्ड कहते हैं ना, चमार, जेल का प्रावधान है डायरेक्टली विदाउट बेल। नहीं है इसके पीछे, वो बताओ। अच्छा, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स वगैरह, गुजरात बिहार ड्राई स्टेट ही बन रखे हैं क्या? फर्जी देखिए मयूर, दारू पकड़ लेते पुलिस वाले, कहते ड्राई स्टेट है यहाँ बैन है। उसके बाद ये देख लो, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये सब कुछ कहां से आया ऐश्वर्या? एक्ट से नहीं आया क्या? कोट कर दो एनटीसी है। आज देखो करंट अफेयर लिंक भी हो रहे हैं। उसके बाद ये देख लो, कहाँ गया बच्चे वाला, हाँ ये राइट टू एजुकेशन एक्ट। सिक्स टू 14 ईयर्स। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी कि फ्यूचरिस्टिक है तो उसके लिए प्लेस सिक्योर करके रख दी है। इंप्लीमेंट करने को तो कर सकते हैं, देश का माहौल का को खराब करना। देश डाइवर्स नहीं होता तो कुछ सोचते भी। पहले पर उनको डिफेंड कर दिया, हमेशा क्रिटिज्म पे मत जाया करो, डिफेंड भी करा करो। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वी हैव अ ड्यूटी से परेशानियों को नहीं देखना है, सॉल्यूशन भी देना है, चाहे वो सॉल्यूशन खुद से निकले चाहे कैसे भी निकले, बुक के अंदर हो चाहे कैसे भी हो। नो लीगल फोर्स, क्यों नहीं है भाई? लीगल फोर्स है, इलॉजिकली अरेंज। अरेंजमेंट जो हैं इलॉजिकली जो अरेंज थे, लेकिन क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कर रखी है, बाद में तो अरेंज हो तो गए हैं। ये लो, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधी प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये आपका डिफेंड बन गया। कहाँ इलॉजिकली अरेंज्ड है? आप लिखो यहाँ पर इलॉजिकली नहीं, डिफेंड करो उसको। मैं कैसे करता हूँ डिफेंड? जब मैं मेन आंसर राइटिंग करता हूँ, मैं इसको इलॉजिकली अरेंज को पूरी बातें लिख दी, फिर पता क्या बोलता हूँ मैं डिफेंड में? दीज आर नॉट इलॉजिकली अरेंज, दीज आर आइडियोलॉजिकली अरेंज्ड। ठीक है, डोंट वरी, मैंने इन सब के ऊपर बहुत होमवर्क कर रखा है ज़िंदगी में यार। मैं पूरी ये सारी चीज़ें करेक्ट कर दूंगा आपकी जो भी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ क्लास में आया करो, क्योंकि ये सब बातें अगर आप घर पे बैठ के आप सोचो लेक्चर सुन सुन के वो कर लोगे, तो भाई अगर आपका भी पेरेंट्स निकल जाए, मेरा भी निकलवा देना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। मैं भी घर पे बैठा हूँ बड़े सालों से। फिर है कंजर्वेटिव। नहीं यार, प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेटिव नहीं है। फ्यूचरिस्टिक है, जैसे यूसीसी अभी भी आइडिया रियलाइजेबल नहीं है तो इंप्लीमेंट नहीं करा गया। इन्वायरमेंट की बातें और वाइल्ड लाइफ की बातें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन सब का अमेंडमेंट हो चुका है। वक्त और हालातों के अनुसार इट इज नॉट कंजर्वेटिव, इट इज प्रैग्मेटिक। ठीक है, बातें करते हैं यहाँ पर साइंटिफिक टेम्परमेंट रीजन वगैरह की होती है, कहीं से भी ये कोई कंजर्वेटिव चीज नहीं है ये। जैसे आप इसको देखो, ये कंजर्वेटिव कहाँ से हो गया? अपने आप ही टोन देख लो। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, जो कि पुरानी चीज़ें हड़प्पा के टाइम से चली आ रही हैं,
इसको मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन पे वो करना, जब लाइन ही खोते तो उनसे बोलो सालों पढ़ा है तुमने इसको कि लिखा क्या है। ये दो वर्ड कंजर्वेटिव में कैसे आ सकते हैं श्रेया, मॉडर्न और साइंटिफिक वर्ड? शब्द छोड़ो, भले ये लाइन छोड़ो, सिर्फ शब्द को पकड़ो, कैसे? उसके बाद भाई जानवरों की हत्या वो कंजर्वेटिव अप्रोच थी जो पहले होती थी, बलि वगैरह दे देना, उसको तो रोकने की बात हो रही है यहां पर। जिन लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता था उनके लिए कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह बनाकर लेकर आना, ये कंजर्वेटिव बातें हैं? ये वैदिक एज, ऋग्वेदिक एज की बातें हैं क्या? गांव जिनको सिर्फ ऐसा माना जाता कि एक पंच है, फिर एक सरपंच है और वो बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, जुडिशियल पावर है, उनको प्रॉपर तरीके से एक अमेंडमेंट एक्ट लाकर 73rd एंड 74th लाकर बॉडीज बनाया गया है। डिसेंट्रलाइज लेवल का जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है उसका 3rd लेवल बनाया गया उसको, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। अगर पहले कितनी बुरी हालत होती थी माओ की, वो घर से बाहर निकलना तो दूर है, घर से बाहर निकलती भी थी कुछ अपना खर्चा निकालने को, कुछ भी करने को, वो प्रेग्नेंट है, उनको काम करना पड़ता था अपना घर चलाने को। जब मैटरनिटी रिलीफ की बात हो रही है, पैटर्निटी रिलीफ की बात हो रही है, पीरियड्स लीव की बात हो रही है, मेंस्ट्रुएशन लीव की बात हो रही है, ये सब कुछ क्या कंजर्वेटिव है? ये कहाँ मिलता था पहले के ज़माने में ऐसा ये सब कुछ? फ्री लीगल एड, लोग अपने खिलाफ अन्याय को सहन करते रहते थे और छोटा आदमी, गरीब आदमी कभी जा ही नहीं सकता था कोर्ट वगैरह, पता ही नहीं उसको पूरा प्रोसीजर, ये प्रोवाइड करवाना कंजर्वेटिव अप्रोच है। बोलो ना हराम करो से, क्लास से लगाओ ट्रू आईएएस के पास। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है देखना कि कौन किसको देखेगा, इसके लिए तुम्हारा बाप बैठा हुआ है। यूजिंग इट्स पावर ऑफ, और इस पॉइंट को मैं ऐसे डिफेंड करके रहा हूँ हमेशा, कहाँ है ये केस संता नाम बोल रहा था ना ये, कि सेंटर ने अगर हाँ स्टेट को बोला कि तुम इसको इम्प्लीमेंट करो, उसने मना कर दिया तो वो डिसमिस कर सकता है। आपको पता होगा ये वाला केस भी कोर्ट में जा सकता है, आपको पता ना ये, अगर स्टेट इमरजेंसी लग जाती है तो गवर्नर के इंटेंशन को चैलेंज करा जा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नर्स इंटेंशन, किस बेसिस पे आपने प्रेसिडेंट रूल को इन्वाइट कर लिया। यहाँ पर प्रेसिडेंट की तो कोई गलती नहीं होती ना, किसने बोला था कि स्टेट मशीनरी फेल हो गई है, आ जाओ लगा दो राष्ट्रपति शासन, गवर्नर ने। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हमने कुछ क्रिटिसिज्म पढ़े और उनको डिफेंड करना भी सीखा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।